तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 3 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, मैनेजमेंट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साइंस के बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं, जैसे कि कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो प्रदूषण नहीं करती है, सौर ऊर्जा उसका आंसर है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। सबसे पहले बता दें मेरे भाई, एमपी जीके बिल्कुल भी नहीं आई है, एक भी प्रश्न एमपी जीके का नहीं आया है। जीके के प्रश्न कहां से आए हैं, किस तरह के प्रश्न आए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। और ये हमारा नंबर है 7052547003। इस पर आपको वे प्रश्न भेज देने हैं जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जितने प्रश्न आपको याद रहते हैं, एग्जाम सेंटर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे इस पर व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर ऑफिशियल है, इस पर आप कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं होगा, इसलिए कॉल मत लगाइएगा, केवल व्हाट्सएप आप इस पर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहले भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सारा कुछ हम पढ़ा चुके हैं। जितनी बार एग्जाम में आता है उतनी बार आपका हम रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो 15 मार्च से लेकर के अब तक जितनी प्रश्न आए हैं उनकी एक अलग से हमने वीडियो जीके और साइंस की डाल दी है। वो वीडियो जरूर जाकर के देख लेना, वहां से 135 प्लस प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुके हैं। इस वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके वो सारी वीडियो आपको दिख लेना। एक ही वीडियो है, पूरी वीडियो आप दिख लेना, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का इन्होंने जो है विस्तार किया था, ठीक है। चलिए, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था। वह लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए शिलालेखों का उपयोग करता था। याद रखना, शिलालेखों का उपयोग करने वाला पहला शासक कौन है? तो अशोक है। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। अशोक के शिलालेख जो है उसकी भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, अधिकांश शिलालेख में प्राकृतिक भाषा में जो है, प्राकृत भाषा में इनके शिलालेख हैं और ब्राह्मी लिपि है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, आगे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अंतिम जो शासक था वो कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इनका क्रम बता देते हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हैं, 322 से 298। सम्राट बिंदुसार हैं, 298 से 273। और फिर उसके बाद में सम्राट अशोक मौर्य हैं, जो कि 272 से 236 तक इन्होंने शासन किया था। ये पूरी जानकारी आपको मौर्य वंश के बारे में मिल गई। इससे आगे जब भी प्रश्न बनेगा तो आप आराम से बिल्कुल सही करके इसको आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? ये प्रश्न बताया गया ही। कथकली लोक नृत्य जो है पूछा गया है। एक लोक नृत्य आज आया हुआ था। तो कल हमने बहुत सारे लोक नृत्य आपको करा दी थी, पूरी लिस्ट दे दी थी। अब कल से जो आज बचे रह गए थे उनको आज मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। तो कथकली केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। अगर ये प्रश्न आया था तो ये बिल्कुल सही, इसका आंसर केरल हो जाएगा, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, रासलीला, मयूर, ख्याल, ये सभी और कथक, ये सभी जो लोक नृत्य हैं ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें ओडिशा, ओडिसी जो है वो ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है, ठीक है। असम के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन से हैं? तो बिहू और बगुरम्बा। ये बगुरम्बा पूछा जा सकता है। तो बिहू और बगुरुम्बा जो है वो असम का लोक नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये सारे लोक नृत्य आप एक बार याद करके जाइएगा। कल भी हमने आपको लोक नृत्य की एक पूरी लिस्ट बना करके दे दी थी, शाम वाली जो हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से? अब मिल्खा सिंह से एक प्रश्न आया है। अब ये जीव मिल्खा सिंह थे या अपने धावक थे, तो दोनों के बारे में आपको बता देते हैं। तो जो मिल्खा सिंह धावक थे, वो मतलब जो मिल्खा सिंह है उनका जो संबंध है वो धावक से है, ठीक है। मतलब कि वो रेसलर थे। रेसलर मतलब रेसिंग करने वाले, ठीक है। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाएगा आगे, अगर आज नहीं पूछा गया कि फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं, तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं। ये एक भारतीय धावक थे जिन्होंने रोम और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और टोक्यो के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का जो है प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, ठीक है। बाकी जीव मिल्खा सिंह के बारे में भी सुन लीजिए। जीव मिल्खा सिंह जो है वो एक प्रसिद्ध गोल्फर है, यानी गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ी हैं जीव मिल्खा सिंह, ठीक है। चलिए, टाइगर वुड्स भी एक गोल्फर है, आगे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है, सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभी हाल ही में जो अंडर 20 2022 की अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो अंतिम पंघाल जो कि 17 वर्ष की हैं, इन्होंने जो है कुश्ती में जो है एकमात्र जो स्वर्ण पदक भारत को मिला है कुश्ती में। कुश्ती में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं चैंपियनशिप में, जिसमें एकमात्र स्वर्ण पदक मिला है और वो स्वर्ण पदक अंतिम पंघाल ने जीता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो कहाँ पर ये जो है चैंपियनशिप हुई थी, तो याद रखिएगा, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में जूनियर एशियाई चैंपियन अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है, ठीक है। महिला पहलवान अंतिम पंघाल से पहले 6 जो भारतीय पहलवान हैं उन लोगों ने अब तक जो है इसमें चैंपियनशिप में जगह वगैरह बनाई थी, लेकिन फाइनली जीता कौन है? तो अंतिम पंघाल ने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज रचना पूछी गई थी, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना पूछी गई थी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन-सी है? आइए देख लेते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की पूरी रचना। देख लीजिए, जिया, माटी की मूरतें, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, चिता के फूल, ये चिता के फूल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? गेहूँ और गुलाब, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है? महाराणा प्रताप, विद्यापति, पदावली, तरुण भारती, करमवीर आदि जो सभी हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएँ हैं। रचनाएँ अब आपसे लगातार पूछी जा रही हैं, ठीक है? तो ये रचनाएँ आपको करके जाना है, ठीक है? आगे और प्रश्न आया था कि इनमें से कौन-सी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, ठीक है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है? आज एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देते हैं, देखिए। तो सुमित्रा नंदन पंत की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? तो ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम। ये सभी जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत की जो हैं रचनाएँ हैं और सुमित्रा नंदन पंत को ही सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन-सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो डब्ल्यू, बी, सी, ये याद रखिएगा। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वाटर, तो वाटर में कौन से बी और सी जो है वो वाटर में घुलनशील होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। आइए देख लेते हैं। तो विटामिन बी और सी ये दोनों इसका आंसर है। पानी में घुलनशील विटामिन वे होते हैं जो शरीर के ऊतकों तक ले जाते हैं, लेकिन शरीर में जमा नहीं होते हैं। ये जो विटामिन होते हैं ना बी और सी, ये शरीर में जमा नहीं होंगे, ठीक है? विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप से जो है पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का थोड़ा-सा भाग जो है पानी में घुलनशील होता है, ठीक है? बाकी के ई डी ए, विटामिन के ई डी ए जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। इनमें से आपसे आगे एक प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। के ई डी ए कैसे याद रखेंगे? कीड़ा, कीड़ा वसा में घुलनशील नहीं होता है पर पानी में डूब जाता है, ठीक है? ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है? ये प्रश्न आपको आगे मिलेगा, देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? कल ही हमने ये प्रश्न कराया था, कैल्शियम कार्बोनेट और जो है आपका वो खाने का सोडा, धामन सोडा, पूरा हमने कल कराया था शाम वाले एनालिसिस में। आज सुबह ये प्रश्न मिल गया, तो ध्यान रखिएगा। बूझे चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH के वोल्टाइज पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम है CaCO3, ये प्राप्त होता है। CaCO3 सूत्र दिया हुआ था, बोला था CaCO3 इनमें से कैसे प्राप्त होगा और ये पूरी लाइन वहाँ पर दी थी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर किसका मापक यंत्र है? याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र बैरोमीटर होता है। किसने बनाया था, कब बनाया था, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, एवेंजली टॉर्सली ने, टॉर्सली याद रखिए, टॉर्सली पूछा जाता है, तो टॉर्सली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार 1644 ईस्वी में हुआ था। इसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है? विशेष रूप से मौसम का पूर्वानुमान लगाने और ऊंचाई का निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस के आज बहुत कम प्रश्न आए थे, मतलब लगभग 18 से 20 प्रश्न ही जीके जीएस के थे, जिसमें आपका जो है एमपीजी के तो बिल्कुल भी नहीं थी, एक भी एमपीजी का प्रश्न नहीं था, संविधान का एक भी प्रश्न नहीं था, ठीक है? बाकी साइंस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए थे। तो साइंस के जितने प्रश्न हमको मिले हैं वो साइंस के प्रश्न आपको करा दे रहे हैं। साइंस के प्रश्न सिंपल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन मतलब साइंस ज़्यादा आई थी, जीके कम आई थी, ये बताया जा रहा है। जीके में भी करंट अफेयर के 2-3 प्रश्न थे, ठीक है? बाकी आपको बता दें कि हमने इससे पहले जो है प्रबंधन की वीडियो डाल दी है, कंप्यूटर की वीडियो डाल दी है, जितने अभी तक प्रश्न आए हैं, ठीक है? जीके जीएस साइंस की वीडियो डाल दी है, तो वो सब वीडियो आप एक बार जाकर के देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज सुबह ही हमने पीक्यूआरएस वाली वीडियो डाली है, ठीक है ना? पीक्यूआरएस वाली वीडियो कि पीक्यूआरएस को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, देखते ही आप। वो वीडियो इसी वीडियो के अंत में आपको देखने को मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं और अपना लगभग 7 से 8 नंबर का पीक्यूआरएस आ रहा है, उसको कवर कर सकते हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम जीवाणु किस रोग का वाहक होता है? तो मलेरिया का वाहक होता है प्लाज्मोडियम जीवाणु, ठीक है? चलिए कुछ और जानकारी देखते हैं इसके बारे में। तो मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है, जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसका मादा मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ना, प्रश्न इतने कठिन आ रहे हैं कि लोग बताते ही नहीं है, ठीक है ना? लोग भेजते ही नहीं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आपका जितने भी प्रश्न आपको याद हो, वो आप ज़रूर भेज दिया कीजिए। जो हमने ऊपर नंबर दिया है अपने नाम के साथ में भेज देंगे, तो हम नाम भी आपका इस वीडियो में ले देंगे, ठीक है? जैसे कि कल दुबे जी ने, कोई दुबे करके हैं, और कल दुबे जी ने काफ़ी अच्छा उन्होंने पूरा प्रश्न भेजा था, तो उनको हमने इसीलिए बार-बार धन्यवाद दिया था कि बहुत सारे प्रश्न उन्हें भेज दिए थे। आप भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भेज सकें, ठीक है? टाइफाइड किसकी वजह से होता है या फिर कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम देख लीजिए। और टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है जो साल्मोनेला सेर टाइफी बैक्टीरिया से, साल्मोनेला या मिलेगा या फिर आपको टाइफी बैक्टीरिया मिलेगा, ठीक है? या साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम से फैलता है। या बैक्टीरिया पानी और खाने के ज़रिए शरीर के अंदर जाता है। इसलिए टाइफाइड में क्या कहा जाता है कि कोई भी आपको मतलब ये आपका जो अनाज होता है, अनाज को आपको नहीं खाना रहता है टाइफाइड वाले बुखार में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में कौन-सी ऊर्जा नहीं, मतलब इनमें से कौन-सी ऐसी ऊर्जा है जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है? तो इसका सही आंसर सौर ऊर्जा हो जाएगा। बहुत से लोग हरित ऊर्जा लगा कर के आए हैं, कुछ पवन ऊर्जा ही लगाए आए हैं, लेकिन सौर ऊर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे, आइए बताते हैं, ठीक है? देखिए, अक्षय ऊर्जा, देखिए जो सौर ऊर्जा है ना वो अक्षय ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा क्या होती है? जो ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, वो अक्षय ऊर्जा होती है, ठीक है? देखिए,
तो अक्षय ऊर्जा स्रोत जो कभी कम नहीं होते हैं और आबादी द्वारा शायद ही उपयोग में किए जाते हैं, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है? ऐसे स्रोत जिनको हम उपयोग में नहीं लाते हैं, उसको हम गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं, ठीक है? जो पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, समुद्र से ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा जो है वो बिल्कुल भी पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करती हैं, ठीक है? आगे भी आपसे इन दोनों ऑप्शन में से पूछा जा सकता है, भू-तापीय ऊर्जा और समुद्र ऊर्जा भी आगे आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा पिरामिड में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? बेसिकली प्रश्न ये आया था कि ऊर्जा पिरामिड से संबंधित कोई प्रश्न आया था, तो ऊर्जा पिरामिड में हम पूरी आपको जानकारी दे देते हैं, ठीक है? और ऊर्जा पिरामिड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कितने परसेंट ऊर्जा का जो है स्थानांतरण नेक्स्ट वाले में होता है, तो 10% ऊर्जा का जो है वो स्थानांतरण अगले वाले में होता है, ठीक है? देखिए, ऊर्जा पिरामिड क्या है? तो देखिए, एक ऊर्जा पिरामिड एक आरेख होता है जो उत्पादकों, प्राथमिक उपभोक्ता और अन्य ट्रैफ़िक स्तरों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की तुलना करता है। यानी कितनी ऊर्जा किसके पास में जा रही है इसकी तुलना करता है, ये आपका ऊर्जा पिरामिड होता है, ठीक है? दूसरे शब्दों में एक ऊर्जा पिरामिड दिखाता है कि प्रत्येक ट्रैफ़िक स्तर पर देखिए, प्रत्येक ट्रैफ़िक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध है, ठीक है? खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक ट्रैफ़िक स्तर पर ऊर्जा जो है खोदी जाती है और केवल 10% ऊर्जा जो है अगले वाले उसको जाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है क्वेश्चन है कि 12 किसका परमाणु क्रमांक है? परमाणु क्रमांक पूछा गया था 12 किसका परमाणु क्रमांक है? तो मैग्नीशियम यानी कि Mg का जो परमाणु क्रमांक 12 होता है, ठीक है? कुछ अन्य परमाणु क्रमांक जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, तो देख लीजिए सोडियम का Na का होता है 11, ये याद रखिएगा पूछा जा सकता है। Na का होता है आपका 11, ठीक है? और मैग्नीशियम का 12 बता ही दिया। एल्यूमीनियम का जो है वो 13 होता है और सिलिकॉन का 14 होता है, ये आप याद करके जाइएगा। आगे आपसे इस जो सारणी है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है? बाकी आपको बता दें जैसे कि नए स्तर पे जो प्रश्न आ रहे हैं ना घुमावदार, पहले कभी मैथ पटक दिया, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, फिर उसके बाद रीजनिंग पटक दिया, तो इसी आधार पर एक जो है टेस्ट सीरीज बनाई गई है चौहान अकेडमी के द्वारा। तो जो आप चौहान अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर पटवारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ₹150 उसकी प्राइस है। लेकिन जैसे ही आप अतुल 10 कूपन कोड लगा देंगे, ये वाला कूपन कोड हमारा, तो वो तुरंत मतलब 50% कम हो जाएगी और ₹75 में आपको मिल जाएगी। लगभग ₹4.5 की एक टेस्ट पड़ेगी, ठीक है? 20 टेस्ट है उसमें और वो सारी टेस्ट ऐसी ही हैं जैसे अभी पेपर आ रहा है, ठीक है? इधर-उधर करके, ठीक है ना? तो ऐसी ही टेस्ट है, वो सब टेस्ट लगा लगा लीजिएगा। सामान्य प्रबंधन के कंप्यूटर के वहाँ पर अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है? तो आपका क्या है टाइम मैनेजमेंट में अच्छा जो पकड़ हो जाएगी क्योंकि टाइम ही बहुत से लोगों को कम पड़ रहा है, ठीक है? तो जैसे-जैसे जैसे पेपर में टेस्ट आती है, सेम वैसी टेस्ट जो है वो आपको इस अकेडमी के इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, तो जाकर के ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। ये कूपन कोड लगा देंगे, तो चाहे कोर्स खरीदिए या टेस्ट जॉइन कीजिए, ये कूपन कोड लगाएँगे तो सीधे 50% लेस हो जाएगा, चाहे जितनी भी प्राइस हो, ठीक है? चलिए हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में आज पूछा गया था, चौपाई में कितनी मात्राएँ होती हैं? तो 16 मात्राएँ चौपाई में होती हैं, ठीक है? गोधूम का तद्भव पूछा गया था, तो गोधूम का तद्भव गेहूँ होता है, ठीक है? रस का स्थायी भाव से मिलाने के लिए आया था कि कौन से रस का कौन-सा स्थायी भाव है, तो आपको रस के स्थायी भाव पढ़ कर के जाने हैं, ठीक है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई लाइनें देकर के पूछा था कि ये किसकी लाइनें हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी की थी। एक पर्यायवाची पूछा था, एक समास, एक विलोम भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला था। और जो पैरा जंबल है ना जैसे पीक्यूआरएस जैसे इंग्लिश में आ रहे हैं वैसे पीक्यूआरएस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? हिंदी में भी, ठीक है? मुहावरे आई थी, शुद्ध वर्तनी भी आज देखने को मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कारक भी आपसे पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न आए थे और मैथमेटिकल रीजनिंग आ रही है कैलकुलेशन वाली। अब आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी होगी, कैलकुलेशन पे जितना काम कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अब रीजनिंग में भी कैलकुलेशन आ रही है। इसीलिए इसका कट ऑफ जो है ना अब धीरे-धीरे डाउन होने लगेगा यहाँ से। आगे का क्या कैसे रहने वाला है तो वो डेली आप ऐसे देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आगे का क्या पैटर्न होने वाला है, कितना क्या चेंजमेंट होता है, कौन-कौन से टॉपिक चेंज हो रहे हैं, तो सबकी तैयारी आपको करते हुए चलना है, ठीक है? चलिए वेन आरेख के भी प्रश्न आज देखने को मिले थे, ठीक है? इंग्लिश डिक्शनरी के 3 प्रश्न मिले थे कि इनमें से कौन-सा क्रम में लगाइए इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग के 4 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिटिंग के 2 प्रश्न थे, एनालॉजी से ही प्रश्न था, नंबर सीरीज़ के 4 प्रश्न थे, 1 प्रश्न कैलेंडर का भी था और ब्लड रिलेशन जो है ना वो सिंपल आ रहा है, कोडिंग वाला नहीं आ रहा है। कल जो है कल शाम को कोडिंग आया था, कल सुबह कोडिंग आया था, आज जो है सिंपल कैलेंडर आया है। चलिए मैथ की बात कर लेते हैं, तो आज एक नया टॉपिक मैथ में जुड़ा है भाई, डिस्काउंट के 5 से 6 प्रश्न डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस के देखने को मिले हैं। तो डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस करके जाइएगा, ये वही काम हो रहा है जिससे शुरू में टाइम एंड वर्क आया था। भर-भर के प्रश्न आ रहे थे, वही काम डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस का हो रहा है, तो डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस अच्छे से करके जाना। आगे अगर आपका 3-4 दिन में एग्जाम है, 3-4 दिन बाद ये फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो जिसका लास्ट में एग्जाम है वो लगातार हमारे साथ में बने रहेंगे और इसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस की हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। देखते ही आप एक्टिव पैसिव सॉल्व कर देंगे, 3-4 प्रश्न एक्टिव पैसिव के, 3-4 प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा आ रहा था 10-12 प्रश्न, उसके बाद पीक्यूआरएस ज़्यादा आ रहे हैं, अब नंबर आएगा एक्टिव पैसिव का, ठीक है? चलिए, व्रत की परिधि देकर के कुछ पूछा गया था, शायद क्षेत्रफल पूछा गया था, ठीक है? डीआई बार ग्राफ से 5 प्रश्न थे, बॉड मास के भी 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? शंकु का आयतन पूछा था, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 प्रश्न था, सीआईएसआई के 2 प्रश्न थे, 1 प्रश्न माध्य से भी पूछा था और पार्टनरशिप से भी 2 से 3 प्रश्न जो है वो साझेदारी पर भी आए हुए हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आयत का 1 प्रश्न था, प्रॉफिट लॉस हमने बता ही दिया। प्रॉफिट लॉस और आपका डिस्काउंट मिला करके लगभग 7 से 8 या फिर 9 प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है? पाई चार्ट के 3 प्रश्न आए थे,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछा था, ये सारी फुल फॉर्म हम आपको करा चुके हैं। कंप्यूटर की जो हमने वीडियो बनाई है 15 मार्च से अब तक के प्रश्न, उनमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, पटवारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी वो सारी वीडियो, ठीक है, तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद ग्रामेटिकल एरर को कैसे सही करेंगे या फिर स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे सही करेंगे, तो F7 की के बारे में आज पूछा गया था। ठीक है, मेमोरी कहाँ स्थित होती है, तो सीपीयू में मेमोरी स्थित होती है। जावा क्या है ये पूछा गया था। और वायरस के आज 2 से 3 या फिर 4 प्रश्न जो है वायरस के आए थे। मेलवेयर क्या है, रैनसमवेयर क्या है, कौन सा ऐसा वायरस है जो अपने आप को एप्लीकेशन की तरह दर्शाता है, ठीक है ना, तो ये सारे प्रश्न आज देखने को मिले थे। एमएस वर्ड से भी प्रश्न था, पावर पॉइंट का भी प्रश्न आज देखने को मिला था। कंप्यूटर आज जो है वो ठीक ठाक आया था। ठीक, कल तो कोडिंग ही पूछ रहे थे कंप्यूटर में, अलग ही लेवल है। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट की बात करें तो बैंकिंग से 1-2 प्रश्न आए हैं, कंपनी के बारे में पूछा गया है, बाजार नियंत्रण संगठन की एक प्रश्न आया है। और आज जो है वन लाइनर प्रश्न ठीक-ठाक देखने को मिले हैं। अभी तक तो बहुत बड़े-बड़े प्रश्न आ रहे थे, आज वन लाइनर प्रश्न भी देखने को मिले हैं, ठीक है। विपणन का एक प्रश्न था और आज भी केस स्टडी के 4 से 5 प्रश्न जो हैं, केस स्टडी के देखने को मिले हैं। तो केस स्टडी वाली हमने वीडियो बना दी है, एक बार आप जाकर के देख लेना, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। आराम से आपके 4 से 5 या 6 नंबर जो भी मैनेजमेंट के होंगे, वो आप वहाँ पर आप आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं तो मेरे भाई पीक्यूआरएस आज भी 6 पीक्यूआरएफ आए हैं, ठीक है, पीक्यूआरएस। और पीक्यूआरएस की ट्रिक वाली वीडियो आज सुबह ही हमने बनाई है। अब जैसे ये वीडियो खत्म होगी इसी स्क्रीन पर आपको पीक्यूआरएस वाली वीडियो की जो ट्रिक वाली वीडियो मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि आगे इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है, ठीक है। एक्टिव पैसिव के 4 प्रश्न आ रहे हैं दोनों टाइप के। अब ये एक्टिव पैसिव आगे चल के 8 से 10 नंबर के आएंगे एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव की हम वीडियो कल सुबह या फिर शाम तक अपलोड कर देंगे ट्रिक वाली, तो वहाँ से आप एक्टिव पैसिव भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। नरेशन के 4 प्रश्न आए हैं। नरेशन शुरू में ज़्यादा आ रहा था, अब कम हो गया है, धीरे धीरे ये कम ही होता जाएगा, अब एक्टिव पैसिव बढ़ने लगेंगे, ठीक है। चलिए मॉडल वर्ब की एक से 2 प्रश्न जो है मॉडल वर्ब भी आया है। एंटोसिनो 4 आए हैं। पैसेज को कंप्लीट करने के लिए, स्टोरी बेस्ड जो पैसेज होता है उसको कंप्लीट करने के लिए आया था। टेंस का एक प्रश्न, ईडियम्स के 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के 75 प्लस प्रश्न आए हैं, लेकिन रीजनिंग भी इसमें कैलकुलेटिव है, यानी कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अब ये स्पीड आपको कहाँ से मिलेगी, वही केस स्टडी वाले प्रश्न जल्दी सॉल्व कर लो, वो हमारी वीडियो देख लेंगे। पीक्यूआरएस वाले जल्दी सॉल्व कर लो, ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिएगा तो उससे पीक्यूआरएस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ से टाइम बचा करके आप मैथ रीजनिंग में लगा सकते हैं, ठीक है। तो पूरा काम टाइम का भी यहाँ होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग भी कैलकुलेटिव होने लगी, ठीक है। जीके साइंस के जो है 42 के लगभग प्रश्न आए थे, लेकिन जिसमें साइंस ज़्यादा थी, जीके कम थी, क्योंकि एमपी जीके खत्म है, एमपी जीके नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे नहीं आएगी, आगे आ सकती है, पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। वो हम आपको तभी बता पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के लगभग 20 से 22 प्रश्न आए थे, वो सिंपल लेवल के आए थे, ठीक है। मैनेजमेंट 15 नंबर का आया था, ज़्यादा मैनेजमेंट के प्रश्न नहीं मिले हैं। आज वन लाइनर फैक्ट भी देखने को मिले हैं, ठीक है। इंग्लिश के 23-24 प्रश्न हैं, जिसमें पीक्यूआरएस ज़्यादा है, पीक्यूआरएस वाली वीडियो आपको अभी मिल जाएगी। हिंदी के पूरे 25 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। टोटल आज के कट ऑफ की बात करते हैं तो मेरे भाई आज के कट ऑफ 135 प्लस ही जाएगा, और अब ये पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही होता चला आ रहा है, ठीक है। 135 से 140 के बीच में जो भी है वो अच्छे खासे सेफ जोन में है। पेपर अब जो है थोड़ा सा कठिन आने लगा है, ठीक है। चलिए बाकी टेस्ट सीरीज़ के बारे में हमने बता दिया कि अगर आपको जैसा पेपर आ रहा है वैसी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर, तो चौहान अकेडमी एक जाकर के प्ले स्टोर पर चौहान अकेडमी डाउनलोड कर लेना है ऐप। वहाँ पर एमपी पटवारी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अतुल 10 कूपन कोड लगा देंगे तो मात्र 75 रुपये में आपको मिल जाएगी। 20 टेस्ट हैं, और जैसा अभी पेपर आ रहा है ना, बीच बीच में हिंदी आ जाती है, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर ऐसे मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम को मैनेजमेंट करने का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। 75 रुपये में कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है ना, आराम से कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई कोर्स भी आपको खरीदना है या वनरक्षक की टेस्ट सीरीज भी लेनी है, तो वो भी आप अतुल 10 कूपन कोड लगा देंगे तो कोई भी कोर्स आपको 50% लेस पर मिल जाएगा, ठीक है। सस्ते सस्ते कोर्स हैं, जाकर के आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। शाम वाला एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले हम लेकर के आएंगे, और आपका जो भी प्रश्न आपको याद रहे वो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर भेज देंगे 1 घंटे के अंदर, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में वीडियो बनकर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हमको सबसे पहले लेकर के आना होता है। फिर इसी हमारी वीडियो की बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं और वीडियो बना करके डालते हैं, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं शाम वाली वीडियो में। आपकी स्क्रीन पर पीक्यूआरएस वाली वीडियो आ गई होगी, उस पर क्लिक करके देख लीजिए, और जीके जीएस वाली वीडियो भी आ गई होगी, वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए। आपके 5 से 6 नंबर आराम से जो है जीके जीएस में बढ़ जाएंगे, और पीक्यूआरएस सॉल्व कर लेंगे तो 6 से 7 नंबर पीक्यूआरएस में बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।